पिछले एपिसोड में हमने देखा सवे बियांका से कहते हैं हमने मैजेस्टी को एक रखे रखने के लिए कहा था। यहाँ सुन बियांका मन ही मन कहती है इसका मतलब यहाँ होगा कि मेरे पास्ट में मैं मैजेस्टी के पार्टनर बनने के योग्य नहीं थी। मैजेस्टी के साथ मेरे रिलेशनशिप को देखते हुए मैं श्योर हूँ कि उनके आसपास जो भी लोग रहते थे उनके पास ऐसे बातें करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि ऐसे मोमेंट में मैं भी ऐसा ही सोचती। फिर सवे कहता है आप गुस्से में नहीं है, लेकिन जब मैजेस्टी ने यहाँ बात सुनी थी वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। जब से मुझे अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया है मैंने खुद को एक अडल्ट के रूप में सोचा, लेकिन यह मेरे अडल्ट लाइफ में पहली बार था जब मुझे इतना डांटा गया। यहाँ सच में डरावना था क्योंकि मैजेस्टी बहुत ही गुस्से में थे, इतना कि मैं खुद को युद्ध में जाने के लिए भीख मांगना चाहता था, लेकिन अब आप औरतों के लिए एक मेन पॉइंट बन गए हैं। तो बियांका मन ही मन कहते अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ क्या उन्होंने गार्डन में उस टाइम ऐसी बातें नहीं कही थी। फिर सवे कहता है करेंटली आपको औरतों के लोगों द्वारा पहचाना जा रहा है और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी है जो आपको अपना मास्टर मानते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब मौका आया तब मैंने माफी मांगनी चाहिए। मुझे ऐसी बातें कहने का पछतावा हुआ एक रखेल और एक नाजायज बच्चे के बारे में, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। यदि आप उचित समझे तो मैं खुशी खुशी कोई भी पनिशमेंट रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज पहले ये जान ले कि मैजेस्टी ने आपको शर्मिंदा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत थोड़े अलग लग सकते हैं लेकिन वह एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सब कुछ संयोजा है। आई होप आप जानते होंगे कि मैजेस्टी आपके अलावा किसी को नहीं जानते। तो बियांका कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर सवे बोलता है अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं इसमें खाली में इन्वॉल्व हो गया। आखिरकार आजकल आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। तो बियांका सवे के गालों को खींचती हुई कहती है यहाँ एक पनिशमेंट है। तो सवे बोलता है हाँ मैं इसे सहन करूंगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था मैं इसे खुशी खुशी रिसीव करूंगा। उन दोनों को एक साथ देख जेकब बोलता है वो खुश लग रहे हैं लेकिन वो कर क्या रहे हैं। फिर वो जेचरी को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कांट और नॉट जब मैंने उसे उकसाया था तब की तुलना में वह अधिक गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वह कोई गलती करेगा। और उसी टाइम अनाउंसमेंट होता है कि टूर्नामेंट के 4 राउंड और सेकंड मैच सेकंड पीरियड जेकब द सेब्रन और काउंट जेचरी द ऑर्नो के बीच होगा। फिर हम जेचरी को देखते हैं जो कि मन ही मन कहता है मैंने सभी को बियांका के पास छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मैं उन्हें इतने करीब देखकर शांत नहीं बैठ सकता। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ब्लिसफोर्ड के यंग मास्टर भी एक ऐसे पर्सन है जो अपने दिल को बाहर रखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बातचीत करने में अच्छा हो और यहाँ क्लियरली जानता हो कि उसे क्या पसंद है। बियांका भी शायद ऐसे मैन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। बियांका शायद ऐसे पर्सन को लाइक करेगी जो उसे हैप्पीली स्माइल कराए मेरे जैसे बड़ा और बुरे आदमी की बजाय। और तभी मैच शुरू होता है तो जेचरी मन ही मन कहता है सिट मुझे जल्दी से यहाँ मैच खत्म करना है और होते जिसे जाकर जेकब को हिट करता है। इसके बाद जेचरी जीत जाता है और जेकब नीचे गिर जाता है जिससे कि वो गुस्से में मन ही मन कहता है सेट। यहाँ मैच देख गोटियार किंग से कहता है जैसे कि काउंट और ने से उम्मीद की थी, मुझे यकीन है कि वो कैस्टिया के नाइट को भी हरा देगा जो फाइनल मैच तक पहुँच गया है। इस पे किंग बोलता है जेकब भी मेरा अपना है, उसे इतनी बेरहमी से नीचे गिराने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अपमान किया जा रहा है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो गोटियार बोलता है लेकिन मैजेस्टी वहाँ। इसमें फिर ऑर्डो बोलती है एक जानवर ऐसा कहा जाता है कि वो अपने अपोनेंट के आधार पर अलग अलग तरीके से काम करता है। और यहाँ देखना कि काउंट और नो कितने सिंसियर थे, इसका मतलब यहाँ है कि ओपोनेंट को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए मैजेस्टी। तो किंग हंसते हुए कहते हैं ओह ऑर्डो मुझे नहीं पता था कि आप जेकब के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। फिर गोटियार कहता है यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑर्डो ने कहा है मैजेस्टी, क्या काउंट और नो की लॉयल्टी आपके लिए ज्यादा जागरूक नहीं है। तो किंग बोलता है ओह गोटियार क्या आप काउंट और नो का इसलिए साइड ले रहे हैं क्योंकि वो आपके लोगों में से एक है। तो गोटियार हंसते हुए कहता है वह मेरे लोगों में से नहीं है, वह एक नाइट है जिसने आपके प्रति रॉयल्टी का कसम खाया है। और फिर वो ऑर्डो से धीरे से कहता है थैंक यू ऑर्डो। तो ऑर्डो बोलती है वह आदमी इसे बुरी तरह से लेगा भाई। इसके बाद वहाँ की लेडी से जेचरी को देख चिल्लाते हुए कहती है मैजेस्टी मैजेस्टी इस तरह महाराज उसे ना देखकर हमें दे दीजिए। यहाँ सुन जेचरी मन ही मन कहता है मैं इस टूर्नामेंट को खत्म करके यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन अगर यहाँ टूर्नामेंट नहीं होता तो मैं श्योर हूँ कि मैं उसका ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देख पाता और मैं अपनी जीत के बहाने से उसे एक फ्लावर भी नहीं दे पाता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो कैसा फील करता है। शायद यह मैच मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी मैं यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता हूँ और बियांका को कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ उसे कोई ना देख सके। और वो बियांका के हाथों पर किस करते हुए कहता है प्लीज थोड़ी देर और वेट करे, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर वापस आऊंगा। इसके बाद वो फिर से मन ही मन कहता है एक ऐसी जगह जहाँ मैं उसे बता सकूँ कि मैं इसके लिए कैसा फील करता हूँ। मुझे वह मोमेंट याद आ गया जब हमने शादी में बियांका का पहली बार हाथ पकड़ा था। मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ जी पाऊंगा। उस छोटी
छोटी हाथ वाली लड़की के साथ। फिर हम जेचरी के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ जेचरी कहता है वहाँ कैसी है प्रियंका, अब कैसा महसूस कर रही है। इसमें पेशेंट बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो पार्टिकुलरली अच्छे या बुरा महसूस करती है। उसने अपने सामान को बाहर रखे और कुछ देर तक उन्हें देखती रही जब तक कि उसने नया सामान नहीं खरीद लिया जो उनसे थोड़ा अलग दिखता हो। ओहो, उसे नेकलेस बहुत ही पसंद है, उसकी गर्दन काफी लंबी हो रही है। तो जेचरी मन ही मन कहता है बड़ा हो रहा है। अन्य कुलीन फैमिली में एक यंग हस्बैंड अपने यंग वाइफ के साथ बड़ा होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। जो पहले बड़ा हो चुका था उसने युद्ध के मैदानों में बिताया। मेरी वाइफ जो एक बच्ची जैसी दिखती थी उसने वुमन बनना शुरू कर दिया था। क्या वह दिन आएगा जब मैं उसकी पीली गर्दन पर अपने होठ दबा सकूं और उसकी गुलाबी होठों पर। जब भी मेरे मन में यहाँ ठोट आया तो उसके कांपते हुए हाथ की लड़ी मेरे यादों में आ गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं गलत इमोशन पाल रहा था एक छोटी सी बच्ची की ओर जो यहाँ नहीं जानती थी कि वह एक ऐसे पर्सन की संपत्ति क्यों बनी जिसे वहाँ जानती भी नहीं है। प्रियंका को वैसी चीजें देना जो वो चाहती है, यहाँ तो बस कुछ ऐसा था जिसे उसके हस्बैंड को करना चाहिए। मैंने अपने फीलिंग को इग्नोर कर दिया, खुद को यहाँ विश्वास दिलाती है कि मुझे उसके लिए जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। मेरी वहाँ फीलिंग जो उसके साथ बढ़ी हुई उसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और दबाया, फिर छुपाया, इसे कभी नहीं दिखाया और खुद को यहाँ आश्वासन दिया कि यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मानना था कि फॉर्मेलिटी रिलेशनशिप अच्छी है और मैंने इसे छुपा दिया, लेकिन मेरे सिल जैसी मजबूत संकल्प वहाँ लास्ट तक टूट गई। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट मैच भी जेचरी जीत जाता है। फिर जेचरी मन ही मन कहता है जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मुझे समझ में आया मैं अनजाने में ही प्रियंका के प्रति अपनी फीलिंग को कन्वर्स कर रहा था। मैं अपने पूरे शरीर से चिल्ला रहा था और अगर मैं अपने शब्दों से यहाँ नहीं कह सका तो वह नहीं जान पाती। मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसे सब कुछ देना चाहता था जो मैं दे सकता था। अगर वह चाहे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं अभी भी अपने शब्दों से वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ एक अच्छा मौका है जिससे कि मैं अपने फीलिंग को कन्वर्स कर सकता हूँ। यहाँ सोचती है वह गोल्डन रोज लेके प्रियंका के पास जाता है तो प्रियंका कहते हैं मैं मैजेस्टी आपका ही वेट कर रही थी, मैं इस ऑनर को एंजॉय करने के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू मैजेस्टी। तो जेचरी बोलता है यहाँ सब आपकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। फिर जेचरी प्रियंका को रोज देते हुए कहता है मेरी विक्टोरी यहाँ इस फैक्ट के कारण हुआ है कि आप यहाँ पे हैं, सच में तुम्हारा थैंक यू। तो प्रियंका कहती है यदि आप सच में इतने आभारी है तो मैं चाहती हूँ कि आप शब्दों की बजाय मुझे एक किस देकर कहो। यहाँ सुन जेचरी चौंक जाता है और प्रियंका मन ही मन कहती ओह क्या मैं बहुत आगे निकल गई। फिर जेचरी स्माइल करते हुए प्रियंका को अपनी तरफ खींचता है और कहता है अच्छा ऐसा है, यदि ऐसा ही है तो आप क्या चाहते हैं। तो मैं खुशी से यहाँ कहकर वो प्रियंका को लिप किस करता है जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। जब टूर्नामेंट में जेचरी और प्रियंका के इर्द गिर्द बहुत सारी गपशप चल रही थी उस किस के थ्रू सभी को उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया। यहाँ आयरन ब्लड वाले काउंट जेचरी द ऑनो की युद्ध की घोषणा थी कि वह किसी को भी माफ नहीं करेगा जो उसकी लवली वाइफ को चोट पहुंचाएगा। फिर प्रियंका मनी मन कहती है यहाँ गर्म और नाजुक है लेकिन यहाँ किस मैजेस्टी के समान है। फिर किस करने के बाद जेचरी कहता है जब आपने कहा था कि आप एक बारिश चाहते हैं तो क्या यहाँ अभी भी हो सकता है। तो प्रियंका कहती है माफ करना लेकिन यहाँ कभी भी हो सकता है। तो जेचरी कहता है तो फिर मैं आज रात आपको ढूंढने के लिए आऊंगा। यहाँ टूर्नामेंट खत्म हो गया और लाहौर शहर को अब सामान्य रूप में आने का टाइम भी आ गया। उस टाइम का टूर्नामेंट एक मैजिकल टाइम था जिससे कि हर कोई कंफर्ट होकर अपने फीलिंग को बता सका। कोइंसिडेंटली यहाँ बहुत टाइम था जिससे कि कुछ लोग अपने फीलिंग से अज्ञान थे। जो सिटीजन थे वो लंबी युद्ध के कारण थक चुके थे और काउंट की भारी जीत के कारण सभी एक्साइटेड भी थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी वाइन पीते हुए कहते हैं जैसा कि आयरन बेल्ट से उम्मीद थी जब तक कि वहाँ यहाँ पे है सेब्रन हमेशा से जीतेगा। इसके बाद अगला पर्सन बोलता है उसने एक ही चाल में विशाल का कस्टिया नाइट को नीचे गिरा दिया। अगर आयरन बेल्ट बाहर चला गया तो वहाँ ऑर्गेन के सभी कमांडो को पीट देगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ लेडी से कहती है मुझे याद है वहाँ फड़फड़ाता हुआ हैंकरचीफ, मुझे आश्चर्य है कि उसे इतनी सुंदर वस्तु कहाँ से मिली, मैं भी अपने माँ को वहाँ देना चाहती थी। फिर सेकंड लेडी कहती है मैं काउंटेस से जेलसी करती हूँ, उसका हस्बैंड जो देश का एक ग्रेट नाइट है वहाँ उसके लिए ऐसी चीजें खरीदने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। इसके अलावा वहाँ किस फिर वो दूसरी लेडी बोलती है और वहाँ सेठ की तरह टपक रही थी, मैं श्योर हूँ कि वे एक दूसरे के साथ अनफॉरगेटेबल नाइट बिताएंगे। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जेचरी प्रियंका के रूम की तरफ जाता है और फिर वो रूम के पास पहुंचने के बाद दरवाजे को खोलते हुए कहता है प्रियंका मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को इतना नहीं चाहा जितना कि उस मोमेंट में चाहा। इसके बाद जेचरी प्रियंका के पास जाके बैठता है और कहता है क्या तुम चौंक गई थी जब मैंने अचानक कहा था कि मैं आज रात आपको ढूंढने के लिए आऊंगा। तो प्रियंका कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ सिर्फ इतना था कि मुझे यहाँ एहसास नहीं हुआ था कि तुम सच में मुझे किस करोगे जबकि वहाँ इतने सारे लोग देख रहे थे। तो जेचरी कहता है क्या आप सीरियस नहीं थे। फिर प्रियंका कहती है मैं आधा मजाक कर रही थी। तो जेचरी हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें awkward पोजीशन में डाल दिया है। तो प्रियंका कहती है सिंसियरली नहीं क्योंकि आपकी और मेरी शादी हो चुकी है
और फिर वो मनी मन कहते जब मैजिस्ट्री ने कहा था कि आज रात मैं तुमको ढूंढने के लिए आऊंगा, हो सकता है कि जो मैंने सोचा था यहाँ वैसा नहीं है। मैं निराश नहीं होना चाहती, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तो जयश्री प्रियंका का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तब तक वेट कर सकता हूँ जब तक आप पूरे तैयार नहीं हो जाते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सेल्फ डिसिप्लिन तक नहीं जा सकता जिस पर मैं इतना भरोसा करता था, जबकि मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ। यहाँ कहकर वो प्रियंका के हाथों पर किस करता है तो प्रियंका मनी मन कहते मैं नहीं जानता, मैं बस चाहती हूँ कि वो पुशिंग करना बंद कर दे और वो सब कुछ बता दे जो वो चाहता है। नहीं मुझे मत बताओ मैजिस्ट्री, इस तरह से मैं इस नाइट को आपके साथ स्पेंड करूंगी। और वो कहती है योर मैजिस्ट्री। तो जयश्री बोलता है मुझे मैजिस्ट्री मत बोलो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि हम जल्दी ही एक दूसरे को डियर कहने की पोजीशन में होंगे। और अगर आप मुझे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है, और अगर तुम मुझे पुश करोगे तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। तो प्रियंका मनी मन कहती अगर मैं अब उसे पुश करूंगी तो मुझे डर है कि मुझे यहाँ मौका कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने पोजीशन को शेप करने के लिए जल्दी से एक बारिश चाहती थी, लेकिन अगर मैजिस्ट्री अभी भी मुझे पकड़े रहे, मुझे उनके लिए उन फीलिंग से डर लगता है जिन्हें मैंने दबा दिया और वो अभी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। फिर जयश्री कहता है क्या मैं आपके क्लॉथ को टेक ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जयश्री प्रियंका के कपड़े को खोलने लगता है। तो प्रियंका कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मेरे से बहुत ही गलत हुआ। तो जयश्री बोलता है नहीं इतना तो ठीक है, और अगर आपके कपड़े जरा सा भी इधर उधर हो तो मुझे आपको समझाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो प्रियंका क्या आप अभी मेरे क्लॉथ को टेक ऑफ कर सकते हैं। तो प्रियंका जयश्री के शर्ट को खोलते हुए मनी मन कहती है कोई भी रास्ता नहीं है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं मैजिस्ट्री के क्लॉथ को टेक ऑफ कर रही हूँ। इस तरह की चमकदारी रोशनी वाली जगह पर मेरे पिछले लैब में जब हमने साथ में पहली रात बिताई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार अलग है, लास्ट टाइम मैंने मैजिस्ट्री को सिंपली रिसीव कर लिया था, यहाँ मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ सेंटीमेंट होने लगते हैं। तो जयश्री बोलता है प्रियंका। तो प्रियंका कहती है ओह माय डियर जयश्री। और फिर मनी मन कहते हैं यहाँ अभी भी भारी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना अच्छा लगेगा, पिछली बार से यहाँ थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। क्या इसका मतलब यहाँ है कि मैजिस्ट्री के प्रति मेरी फीलिंग बदल गई है? क्या इसलिए मैं उनके साथ रहने का सपना देखती हूँ? मैं मैजिस्ट्री को यूज करने की बजाय मैं सच में उनसे प्यार करने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड जयश्री। इसके बाद उनका हो जाता है और जयश्री प्रियंका से कहता है प्रियंका मैं चाहे कितना भी ठोस क्यों ना हो जाऊँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो प्रियंका मनी मन कहती है नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। फिर जयश्री कहता है जो कुछ भी तुम विश करोगे मैं सच करूंगा, चाहे मुझे एक फूल की तरह एक्टिंग ही क्यों ना करना पड़े। और फिर वो मनी मन कहता है लॉर्ड प्रियंका मेरे से प्यार कर ले, कम से कम थोड़ा सा ही। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं फरदन कहीं से भाग रहा होता है और थक कर कहता है ओ सीट। यहाँ सोचना कि उसका हस्बैंड जो शराब पीने के लिए बाहर गया था वो अचानक ही आ जाएगा, इसलिए मुझे टूर्नामेंट के दौरान एक अच्छा फाइनेंशियर ढूंढ लेना चाहिए था। फिर वो एक जगह बैठता है और कहता है जैसे ही मुझे पता चला वह ब्यूटीफुल लेडी काउंटेस ऑर्नो थी, मैं तुरंत ही भाग गया, इसलिए मेरे पास दूसरे फाइनेंशियर को तलाश करने का कोई भी टाइम नहीं था। कल इवनिंग में मुझे किसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए, तभी वहाँ पे बिगा जाता है। और वो फरदन से कहता है क्या आपने एक दिन के भीतर एक परफेक्ट लेडी ढूंढ पाए? उसे देख फरदन चौंकते हुए कहता है आप कौन है सर? तो बिग बोलता है काउंटेस ऑर्नो, पिछली बार ऐसा लग रहा था कि आप उस लेडी में काफी इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपने गिव अप क्यों किया? ओह मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा अगर काउंटेस ऑर्नो ने आप पर ध्यान दिया, क्योंकि वह लिविंग वेपन से थोड़े अलग है। फिर भी आपको उस ट्री पर चढ़ना चाहिए अगर आप उस ट्री का फ्रूट टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ सुन के फरदन सोचने लग जाता है और वो एक गाड़ी में एक शख्स को देखता है, वहाँ जेकब होता है। उसे देख फरदन बोलता है ऐसे लगता है उस गाड़ी में बैठा पर्सन काउंट ऑर्नो को पसंद नहीं करता, यदि वहाँ मुझे ऐसा काम सौंपेगा तो। इसमें बिग बोलता है आप शायद यहाँ अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि अगर आपकी जीप लंबी हुई तो यहाँ जल सकती है। फिर फरदन बोलता है यदि मैं ऐसा दिखता हूँ फिर भी मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी लंबी जीप का यूज करके भीख मांगने और जीवित रहने का काम करता है। क्या आप इसे एक स्किल की तरह नहीं मानेंगे? तो बिग कहता है हालांकि मुझे लगता है कि उसके पास रियली में ऐसा कोई भी स्किल नहीं था जयश्री वहाँ लड़का। इस पे फरदन बोलता है माफ करना। तो बिग उसे कॉइन का एक बैग देता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम कल की इवनिंग पार्टी को अटेंड कर सको और तुम्हें वहाँ कुछ काम करना है, काउंटेस ऑर्नो को बाहर निकाले यदि तुम उस एंगल को अपने प्रति ऑब्सेस कर सकते हो तो यहाँ श्योर करे कि आपको उस स्किल में सर्वाइव ना करना पड़े। यहाँ सुन फरदन खुश होकर कहता है सर मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कुलीन लेडी थी जिसे उसके स्टेट से भगा दिया गया क्योंकि वो मेरे से ऑब्सेस्ड थी। मुझे आशा है कि आप अपने प्रॉमिस को निभाएंगे और मुझे इस तरह से भीख मांगने नहीं देंगे। यहाँ सुन बिग वहाँ से आ जाता है और फिर वो जेकब से कहता है जैसा आपने ऑर्डर दिया था मैंने ऐसा ही तैयार कर लिया है, क्या ऐसा आदमी सच में ठीक रहेगा योर हाइनेस? तो जेकब प्रियंका के पोर्ट्रेट को देखते हुए कहता है हाँ बिल्कुल विस्काउंट विक, आई होप ऑर्नोस को यहाँ गिफ्ट खुश करेगा, मैंने उसकी जिद की जश्न मनाने की तैयारी की है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं इवन प्रियंका के कमरे में आती है और कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम।
आज बाहर का मौसम काफी अच्छा है, खाने से पहले बाहर ठहरने के बारे में आपका क्या सोचना है? तो जेचरी कहता है आज के दिन के लिए अच्छा होगा कि आप उसे आराम करने के लिए दे, क्योंकि कल उसने बहुत ज्यादा काम किया है। यहाँ सुन इवन शर्माती हुई कहती है, माफ करना मैजेस्टी, मैंने सुना था कि कल आप मैडम को खोजने आने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप सुबह ही वापस चले गए। फिर जेचरी कहता है जब मेरी वाइफ जाग जाएगी तब मैं तैयारी में मदद करूंगा, अभी आप जा सकते हैं। तो इवन वहाँ पे सामानों को रखती है और कहती है यस सर, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, और अगर उनको नहाना हो तो उनके लिए मेरे पास तैयारी है, इसलिए मुझे बुला लीजिएगा। यहाँ कहकर इवन चले जाती है। उसके जाने के बाद बियांका उठती है और कहती है वो क्या तुम अंदर आए? तो जेचरी बियांका को पकड़ते हुए कहता है आप थोड़ी देर और आराम कर सकते हैं। जेचरी की आवाज को सुन के पहले बियांका चौंक जाती है और फिर जेचरी को देखते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी। फिर वो दोनों किस करते हैं और जेचरी कहता है यहाँ बात की आवाज कैसी होती है? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बियांका कहती है हाँ मैंने सोचा था कि हम साथ में नहाने वाले हैं। उसके साथ जेचरी भी होता है जो कि हंसते हुए कहता है मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो आज खाने में देर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर होगा अगर हम इसका आनंद बाद में ले। तो बियांका मन ही मन कहती है मेरे वापस आए आधे साल हो चुके हैं, मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मैंने अपने पिछले लाइफ में नहीं किए थे। लेस बनाना, स्टेट को मेंटेन करना, घुड़सवारी करना और यहाँ लाहौस में आना और मैजेस्टी से प्यार करने लगना। शायद यही कारण है कि मुझे सेकेंड लाइफ मिला है। शायद यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि इसे इसी तरह से होना था। कारण यहाँ था कि वहाँ कोई और नहीं था, लेकिन मैं जेचरी को बचाऊंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन इवनिंग टाइम में देखते हैं। इवन बोलती है मैडम आप अमेजिंग लग रही है, एक हरे रंग का ड्रेस जो आपके बालों के रंग से अच्छी तरह से मेल खाती है। ऐसा लगता है कि ड्रेस में लगाया गया सोना आपके हर बार हिलने से जीवित हो उठती है। और साथ ही यहाँ ओपल यहाँ भी बहुत ही एलिगेंट है। अगर मैं एक पेंटर होती तो आपका एक कैनवस का पेंट बनाती। इस पे बियांका बोलती है थैंक यू वन, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है उसके बेनिफिट से मैं अपने टेक्निक को डेवलप करते जा रही हूँ। फिर बियांका खुद को मिरर में देखती है और उसके गले में एक दाग होता है, जिसे देख बियांका मनी मन कहती है लास्ट में इसे छुपाया नहीं जा सका। तभी वहाँ पे गैस्पर आता है और वो कहते हैं मैडम जल्दी ही मैजेस्टी यहाँ पे आएंगे। तो बियांका बोलती है थैंक यू सर गैस्पर, काफी देर हो गई है लेकिन चौथे रैंक में आने के लिए कांग्रेचुलेशन, और आपकी चोट कैसी है? तो गैस्पर बोलता है यहाँ छोटी सी चोट। फिर इवन बोलती है सर गैस्पर थोड़ी देर रुकिए। फिर इवन गैस्पर के बालों को ठीक करती है। तो बियांका उन्हें देख खुश होती है और कहती है इवन क्या कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे आओगी? तो इवन बोलती है यस मैम। फिर बियांका इवन को एक नेकलेस देती हुई कहते हैं यह मोती मेरे नैनी जीना का था, अब से आप इसे ले लो। यहाँ सुन इवन चौंकते हुए कहती है माफ करना लेकिन मैडम। तो बियांका बोलती है ड्रेस खराब नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पहनेंगी तो क्या आप मेरी मेड जैसी नहीं लगेंगी? और सर गैस्पर आप उसे इसे पहना दीजिए। फिर गैस्पर इवन को वहाँ नेकलेस पहनाता है। उन्हें देख बियांका मन ही मन कहती है ओहो मैं उन्हें चिढ़ाना चाहती हूँ लेकिन मैं खुद को रोक लूंगी। उसी टाइम वहाँ पे जेचरी आता है और वो कहता है बियांका। फिर हम जेचरी को देखते हैं जिसने की ग्रीन कलर का ड्रेस पहना होता है। फिर जेचरी कहता है क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है? तो बियांका बोलती है नहीं, और तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो डियर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जेचरी कहता है यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे आपने मेरे लिए चूज किया है, और आप आज भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ कहकर वो बियांका के हाथों पे किस करता है। फिर बियांका मन ही मन कहती है अगर मुझे मैजेस्टी को बचाने के लिए सेकंड चांस मिला है तो मैं मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में क्या कर सकती हूँ? मैं केवल यही कर सकती हूँ कि उनके लिए क्लोथ चुनो, लेस चुनो और थोड़ी घोड़सवारी करूँ। बियांका को ऐसे देख जेचरी बियांका के गालों को खींचते हुए कहता है मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज के लिए इसे छोड़ दे और एंजॉय करे। तो बियांका कहती है ठीक है हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। फिर जेचरी कहता है कि आपके गालों में दर्द हुआ? तो बियांका कहती है नहीं, मैं तो बस थोड़ा सरप्राइज थी। और फिर वो मन ही मन कहती है आज के दिन यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्राउन प्रिंस अल्बर्ट और प्रिंसेस नोबारा के बीच सगाई से वहाँ उस टूर्नामेंट के लिए सेवरन और केस्टिया के गठबंधन के लिए सभी ने कांग्रेचुलेट किया, और यहाँ सेलिब्रेशन पहले से कई अधिक जीवित था। और फिर उस पार्टी में अनाउंस होता है कि टूर्नामेंट के विजेता काउंट जेचरिता ऑर्नो और उनकी वाइफ काउंटेस ऑर्नो आ रहे हैं। वहाँ आने के बाद बियांका मन ही मन कहती है वाह, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था रॉयल बैंकट यहाँ दूसरे लेवल पर है। जब मैं वापस जाऊँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर साबिया और बाकी के लोग उनका वेलकम करते हैं। तो जेचरी बोलता है आप सभी पहले ही आ गए। फिर जेचरी की नजर सोबे पे जाती है और वो कहता है आपने ये कपड़े भी मेरे ही पहने हैं। तो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं आप मुझे यहाँ पे नहीं कह सकते है कि मैं इसे उतार दूं, है ना? तो बियांका कहती है जेचरी। फिर जेचरी मन ही मन कहता है मुझे पता है कि बियांका को वे कपड़े पसंद नहीं थे, इसलिए उसने वहाँ सोबे को दे दिए। अगर मैं अपने अनाड़ीपन और जेलसी को रोक दिया होता और बियांका पर अधिक ध्यान दिया होता तो मुझे जल्दी पता चल जाता। फिर वो सोबे से कहता है सोबे यहाँ आप पर अच्छा लग रहा है। यहाँ सुन सोबे खुश होकर कहता है बेशक यहाँ मुझ पर काफी अच्छे से सूट करता है। उन सबको इस तरह हंसता हुआ जेकब देख रहा होता है।
और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।